हेलो बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आज हम सब लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं जो कि है यंग का द्विजिह्वी प्रयोग या यंग का द्विक रेखा छिद्र प्रयोग। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, तो अब की बार के लिए ये बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको एक एक डाउट क्लियर करा दिया जाएगा। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यंग ने किया क्या था कि इन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज किया, यानी कि एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। ये हमने मान लिया कि एस एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब क्या हुआ? एक वर्णीय मतलब वर्ण का मतलब रंग होता है, तो एक ही रंग का कोई प्रकाश है। आप कोई भी एक ही रंग का कोई प्रकाश, लेजर लाइट ले सकते हैं या ग्रीन कलर की लाइट ले लीजिए, रेड कलर की लाइट ले लीजिए, मतलब सूर्य का प्रकाश तो लेना ही नहीं। ठीक है, तो एक वर्णीय प्रकाश स्रोत लिया। ठीक, अब इससे कुछ दूरी पर एक ऐसी रेखा ली जिसमें दो छिद्र थे और वो दोनों छिद्र बहुत ही पतले थे भैया। इतने पतले वो छिद्र थे दोनों कि उनसे केवल और केवल एक ही तरंग निकल सकती थी। ठीक है, हम जानते हैं कि एक व्यतिकरण का टॉपिक है, तो तरंग यूज ही होने वाला है। तो ये एक वर्णीय प्रकाश स्रोत है, तो इससे प्रकाश तरंगे चारों दिशाओं में जाएंगी। क्लियर है? इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ठीक, चारों ओर जाएंगे। अब आगे थोड़ी दूर पर कितने आपके पास लगे हुए हैं छिद्र? आपके पास दो छिद्र लगे हुए। ठीक है, ये क्यों लगाया गया अभी आपको बताया जाएगा। एक छिद्र का नाम क्या है? S1। एक छिद्र हो गया हमारा S1 और दूसरा हो गया S2। ये दोनों छिद्रों के जो बीच की दूरी है वो इन्होंने स्मॉल d से व्यक्त किया। ठीक है, जो d है स्मॉल d, वो दोनों छिद्रों के बीच की दूरी। ठीक है, अब इससे कैपिटल D दूरी पर एक इन्होंने स्क्रीन ली, यानी पर्दा लगाया। कितनी दूरी पर? कैपिटल D दूरी पर एक पर्दा लिया। ठीक है, ये पर्दे का हो गया मिड पॉइंट। यहां से अब हम समझते हैं इसका मिड पॉइंट, ये पर्दे का मिड पॉइंट। वैसे इसको थोड़ा सा और ऊपर ले, बस ये मिड पॉइंट है पर्दे का, O से व्यक्त किया गया, और ये इसका मिड पॉइंट है, C नाम दिए दे रहे हैं। ठीक है, यहां से स्लिट के बीच की दूरी जो मध्य बिंदु है, और यहां पर जो आपने पर्दा लगाया, स्क्रीन लगाया, उसका मिड पॉइंट हमने कितना लिया? O। इन दोनों को हम मिलाएंगे और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई? D। अब हम करेंगे क्या कि O से xn दूरी ऊपर, xn या yn आप जो भी पढ़े होंगे, ऊपर आपको एक पॉइंट P लेना है और इसी पॉइंट P पर ये दोनों तरंगे आपको आपतित करानी है। ये दोनों तरंगे आपको आपतित करानी है कि जो यहां से निकल के आ रही है वो, और एक जो यहां से आ रही है वो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात समझिए, यंग ने अपने द्विक रेखा छिद्र में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत को लिया। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब जिसकी आवृत्ति नियत, आवृत्ति अलग ना हो। अब समझिए बात,
व्यतिकरण कब बनेगा? जब आपकी दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित हो। अब वो समान दिशा वाली हो चाहे अलग अलग दिशा वाली हो, ये अध्यारोपित होंगी तो एक बड़ी तरंग बनेगी। ठीक है, यानी तीव्रता है तो बढ़ेगी या तो घटेगी। जब प्लस प्लस मिलेगा तो आयाम क्या होगा? बढ़ेगा। माइनस माइनस मिलेगा तो माइनस की तरफ आयाम बढ़ेगा। आवृत्ति नियत होने का मतलब ये डिस्टेंस आप समझ लीजिए, कहने का मतलब। वैसे आवृत्ति का एक फार्मूला होता है, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा। ठीक है भैया, प्रकाश की चाल तो फिक्स होती है, प्रकाश की चाल चाहे जो तरंग हो चाहे कम हो, और अगर प्रकाश की चाल फिक्स है और आवृत्ति फिक्स है, जो कि व्यतिकरण में होगी, ठीक, चाल तो फिक्स ही होगी, तरंगों की चाल चारों तरफ जो जा रही है वो फिक्स है, और आवृत्ति भी जब फिक्स है तो तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा? फिक्स होगा। यानी ये डिस्टेंस आपकी सबकी क्या हो? नियत हो, बराबर बराबर, तभी ये घटना होगी। क्लियर बात? अब प्लस वाला माइनस से जब जुड़ेगा, प्लस वाला जब माइनस से जुड़ेगा तो क्या होगा? जो बड़ा है उसकी तरफ आएगा। ये प्लस वाला बड़ा, माइनस वाला छोटा है, तो प्लस वाला माइनस को माइनस कम कर देगा, ये माइनस ये प्लस से जुड़ेगा तो ये माइनस प्लस। ऐसे हुआ। कम से कम कितने तरंगों की जरूरत पड़ेगी आपको व्यतिकरण दिखाने के लिए? 2 तरंगों की जरूरत पड़ेगी, समझिए बात। और दोनों तरंगों की आवृत्तियां सेम होनी चाहिए। और ये चीज याद रखिए, अगर आप दो अलग अलग बल्ब को लेंगे, समझिए बात, दो अलग अलग बल्ब को लेंगे, दो अलग अलग बल्ब को लेंगे तो उनकी आवृत्तियां कभी नियत नहीं होने वाली, नियत होगी ही नहीं। तो इसकी आवृत्ति कुछ और होगी और इसकी आवृत्ति कुछ और होगी, ये समान नहीं होगा। तो इन्होंने क्या किया? एक जुगाड़ लगाया। कैसा? कि इन्होंने एक बल्ब लिया, बल्ब के आगे एक ऐसा फ्रेम लगाया जिसमें 2 होल कर दिए, और वो दोनों होल इतने पतले हैं कि उनसे केवल एक ही तरंग निकल पाएगी। अब समझिए बात, जो यहां S1 से तरंग निकली है एक, और जो S2 से निकली वो किस प्रकाश स्रोत से निकली है? आपके इक्ववर्णी प्रकाश स्रोत, एक ही प्रकाश स्रोत से निकली, यानी इन दोनों तरंगों की आवृत्तियां क्या है? नियत है। अब ये दोनों जहां पर मिलेंगी, जहां पर मिलेंगी वहां पर उजाला आएगा कि अंधेरा, इस बात की हमको बतानी है, बात करनी है। ठीक है, इसका कलर चेंज कर लें, ग्रीन कलर रखते हैं। अब आगे बढ़िए, इतना हो गया। इन दोनों तरंगों के अभ्यास से समझिए बात। अब यहां से एक हम लंब डालेंगे। लंब क्यों डाला गया? लंब क्यों डाला गया है? क्योंकि इन दोनों के पथ अलग अलग है। ठीक, समझ में आई बात? ये अगर पथ अलग अलग है तो एक चीज समझिए, जो हम दोनों तरंगों को P पर ला रहे हैं, यानी O के ऊपर लाओ चाहे नीचे लाओ कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों तरंगे यहां पर आ रही हैं, इन दोनों में पथांतर कितना है? पथांतर कितना? पथ का अंतर कितना? आपका इतना ही तो है पथांतर। इसका नाम हम क्या दिए दे रहे हैं? A। जो S2A है वही आपका क्या है? पथांतर। अगर यही पथांतर संपोषी के बराबर रखे तो यहां पर क्या आएगा? उजाला आएगा। संपोषी मतलब तीव्रता जब ज्यादा होती है। ठीक है, जब तरंगे अध्यारोपित होती है और आयाम बढ़ता है, अधिकतम तीव्रता वाली तरंगों को संपोषी, जहां पर तीव्रता अधिकतम होती है वहां संपोषी, और जहां पर न्यूनतम वहां विनाशी होता है। तो अगर इस S2A के पथांतर को, जो हमारा S2A आया है, इन दोनों तरंगों के मध्य पथांतर, उसको अगर हम संपोषी वाले पथांतर के इक्वल रख दें, वैसे संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या आया था? संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर आया था n लैम्डा, और n की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। या याद रख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़वाया भी है, ये पथांतर n लैम्डा होता ही है, ऐसे कह दो। और अगर आप यही पथांतर S2A आपको विनाशी का लगाना है, विनाशी वाले का लगाना है, विनाशी का क्या होता है? 2n-1 लैम्डा बाई 2, और यहां पर n की जो वैल्यू होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? 1 से।
तो अगर आप पथांतर विनाशी का लगाएंगे तो P पर क्या मिलेगा हमको? विनाशी यानी अंधेरा, अधिक न्यूनतम तीव्रता यानी कि अंधेरा होने वाला है। और अगर आप यही संपोषी का लगाएंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? उजाला, यानी तीव्रता अधिकतम है तो यहाँ उजाला आएगा। अगर P पर उजाला हमको देखना है तो हम किसका लगाएंगे पथांतर? उजाले का। अंधेरा देखना है तो अंधेरे का, और जिससे हमको एक्शन मिल जाएगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बात आएगी आपकी पथांतर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहां से एक काम करते हैं, यहां से और यहां से इसको ऐसे हटा दे, कोई काम नहीं है इसका। इन दोनों के बीच एंगल सेम है। अगर ये एंगल थीटा है और ये कितने अंश का है? 90। तो समझिएगा, अगर ये एंगल थीटा है, थीटा एंगल पर दोनों गई है, दोनों सेम एंगल पर गई है, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हुआ टोटल? 90। और ये थीटा निकल गया तो बताओ ऊपर वाला कितना हुआ? 90 माइनस थीटा हुआ भाई। टोटल 90 है, ये थीटा निकल गया तो ऊपर 90 माइनस थीटा। अब ये कितने अंश का है? 90। और ये 90 माइनस थीटा, तो बताओ ये कितना आएगा? थीटा ही तो आएगा। ये आपका कितना आएगा? थीटा आएगा एंगल। इसका वैसे कलर ये क्लियर बात? कैसे आएगा चलिए देखिए। टोटल त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये कितना है? दूसरा वाला एंगल 90, और ये तीसरा वाला हमको निकालना है तो इसको x नाम दे दो, और बराबर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। 90 90 180 से 180 खत्म। अब थीटा इधर लाओ तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा। तो x आपका कितना हो गया? थीटा हो गया। ठीक भैया। अब यहां से हम एक त्रिभुज लेते हैं, और वो त्रिभुज क्या है? S1 S2a, S1 S2a में एक राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, जाहिर सी बात एक कोण 90 अंश है तो 90 ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब इसमें हम क्या लेंगे? साइन थीटा लेंगे। क्यों लेंगे? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और लंब और कर्ण हमको पता है तो इसीलिए हम ले रहे हैं लंब बटा कर्ण। देखिए थीटा के सामने लंब S2a हमको निकालना, और 90 अंश के सामने कर्ण S1 S2। तो ये आपका थीटा के सामने S2a ये हो गया लंब, और बटा कर्ण कितना? 90 अंश। ये 90 अंश है ना, इसके सामने वाली भुजा क्या है? S1 S2। ये आपका कर्ण हो गया। S1 S2 के बीच की दूरी क्या है? d। रख दो यहां S2a, और अपॉन में कितना आ गया? d आ गया। वैसे ही जो आपका थीटा है वो बहुत छोटा है। थीटा जो है वो बहुत ही छोटे हैं भाई, जाहिर सी बात हम प्रकाश की पढ़ रहे हैं तो एंगल छोटे ही होने वाले हैं। तो आपके जो मान होंगे जब थीटा छोटा होता है तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलन के मान छोटे आते हैं? पहला तो साइन थीटा होता है। साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं। और दूसरा होता है टैन थीटा। समझिएगा, यानी हम यहां से फार्मूला लगा सकते हैं। अगर ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, ध्यान से समझिए, ये एंगल बहुत छोटा है तो सामने वाली भुजा जो है आपका चाप का कार्य करेगी, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगा सकते हैं। तो कोण आपका कितना है? थीटा, और चाप कितना? S2a, और त्रिज्या कितनी? S1 S2। ऐसे भी लगा सकते हैं। ये साइन थीटा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक, इक्वेशन नंबर कौन सी होगी? ये फर्स्ट। अब अगला ये वाला ट्रायंगल लेना है। यहां से हम एक लंब डालते हैं, जैसे इसका ये कुछ ऐसे खींचे, और यहां से हम रचना कर रहे हैं, यहां पर इसको मिला रहे हैं। मिल जाओ यार। ये एंगल भी कितना आएगा? थीटा। ठीक हो गया ना कि थीटा। ठीक, अगर आपको ये समझना है थीटा कैसे, तो पुराने लेक्चर में हमने बताया था। अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये 90 अंश का है। CPO समकोण त्रिभुज, PCO या CPO, यहां हम लेंगे tan थीटा। और हम ये जानते हैं कि भैया जो थीटा है
tan थीटा जो होता है वो लगभग थीटा के बराबर होता है। भाई अगर थीटा छोटा है तो tan थीटा के मान भी छोटे आते, थीटा छोटा है तो sin थीटा के मान भी छोटे आते हैं, tan और sin के मान छोटे आते हैं, बाकी सबके बड़े मान आते हैं। ठीक है, तो बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। क्यों हमने लंब और आधार लिया, क्योंकि थीटा के सामने लंब आपका कितना है OP और आधार आपका कितना है CO। OP आपका कितना है XN हमने माना है और CO आपका कितना है कैपिटल T। अब इन दोनों की तुलना करा लो, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा, यानी S2A अपॉन D वो किसके बराबर हो गया, XN अपॉन कैपिटल T। इसको ऊपर भेजे तो S2A आपका कितना हो गया, XN D अपॉन D, ये आ गया पथांतर, दोनों तरंगों के मध्य पथांतर। अब P पर समझिएगा, अगर P पर हम सब लोग संपोषी व्यतिकरण देखना चाहते हैं तो पथांतर किसका लगाएंगे, संपोषी का। अगर विनाशी का देखना चाहते हैं तो पथांतर किसका लगाएंगे, विनाशी का। तो सबसे पहले P पर हमको स्थिति देखनी संपोषी व्यतिकरण मतलब दीप्त फ्रिंज। संपोषी व्यतिकरण किसको दिखाता है, दीप्त फ्रिंजों को दिखाता है, दीप्त फ्रिंज की स्थिति। ठीक है, दीप्त फ्रिंजों की स्थिति के लिए ये चीज तो क्लियर हमने पढ़ रखा है, जो पथांतर होता है दीप्त फ्रिंजों की स्थिति के लिए पथांतर आपका होता है n लैम्डा के इक्वल। और जहां पथांतर आपका कितना आया है S2A, तो S2A आपका कितना आएगा n लैम्डा के इक्वल, और S2A की वैल्यू कितनी अभी आई है XN D अपॉन D, XN स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, यही तो है ना। ठीक है, बराबर n लैम्डा, यहां से xn की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, d को ऊपर भेज दो, n d लैम्डा अपॉन ये स्मॉल d नीचे। तो ये किसकी स्थिति हो गई, दीप्त फ्रिंजों की स्थिति। किसकी स्थिति हो गई भैया, दीप्त फ्रिंजों की स्थिति। ठीक, और जहां n का मान क्या है, यहां n बराबर क्या है आपका 0 1 2 3, ये चीज हमें बताया गया। ठीक है, पहला वीडियो बहुत जरूरी है व्यतिकरण का, ठीक है, तभी ये चीजें आपको क्लियर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगर आपको ये बताना, अगर n की वैल्यू हम 0 डाल दें तो n का मान अगर 0 डालेंगे तो xn का मान क्या आ रहा है 0, यानी कि जो शून्य है जहां से हम दूरी लेते हैं किसकी, xn की दूरी जहां से लेते हैं वहीं पर मान तो 0 होगा उसका। तो xn का मान कहां पर 0 होता है, जहां से उसकी दूरी ली जाएगी, और दूरी कहां से ली जाएगी 0 से, O से। तो यानी O पर आपका क्या बनेगा, दीप्त। तो ये केंद्रीय फ्रिंज जो है, केंद्रीय फ्रिंज जो है आपकी कैसी होगी, दीप्त होगी। तो इसको बोला जाता है केंद्रीय दीप्त फ्रिंज, या हाँ ऐसे ही लिख दो कि तो केंद्रीय फ्रिंज आपकी कैसी होगी, दीप्त होगी। ये चीज याद रखिएगा आप लोग, केंद्रीय फ्रिंज कैसी होने वाली है, दीप्त होने वाली है। कैसी होने वाली है भैया, दीप्त। चलिए ठीक है ना, ये एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति। अगर केंद्रीय फ्रिंज दीप्त हो गई, पहली दीप्त निकालना है तो एन का मान 1, दूसरी निकालना है तो 2, तीसरी निकालना है तो एन का मान 3 डालेंगे, तो ये हमारे एक्सन के मान मिल जाएंगे। अब अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां देखते हैं। दीप्त फ्रिंजों की स्थिति, तो अदीप्त फ्रिंज किससे मिलेंगे, विनाशी व्यतिकरण से। तो अदीप्त फ्रिंजों के लिए आपका पथांतर कितना होगा, अदीप्त फ्रिंज कब मिलेगी, यानी विनाशी व्यतिकरण, आयाम यानी तीव्रता न्यूनतम, अंधेरा
अंधेरे के लिए अंधेरा लगाएंगे, उजाले के लिए उजाला। तो कहां कहां पर उजाला आएगा ये बताएगा एक्सेंट, दीप्त फ्रिंज। कहां कहां पर अंधेरा आएगा ये बताएगा अदीप्त। पथांतर कितना रखना है 2n - 1, 2n - 1 लैम्डा बाय 2। ठीक, और आपका पथांतर आया कितना है S2a आया है। ठीक भैया, S2a आया है। तो S2a जो है वो किसके बराबर रखेंगे 2n - 1 लैम्डा बाय 2। ठीक, और यहां पर n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 1 से, क्योंकि n 2n - 1 विषम संख्या का रूप क्या है 2n - 1 और 2n + 1। अगर +1 लेंगे तो इनका मान 0 से स्टार्ट होगा, और 2n - 1 लेंगे तो इनका मान 1 से स्टार्ट होगा। यानी n का मान 1 डालेंगे तो पहली अदीप्त, 2 डालेंगे तो दूसरी अदीप्त, 3 डालेंगे तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति मिलेगी। और इसमें n का मान 0 डालेंगे तो 0 फिक्स है, दीप्त के लिए फिक्स हो गया। तो 0 हम नहीं लेंगे भाई, अदीप्त में हम 0 नहीं लेंगे। हम दीप्त में 0 क्यों लिए, क्योंकि 0 फिक्स है किसके लिए दीप्त के लिए। किसके लिए दीप्त के लिए फिक्स है कि O पर आपका दीप्त ही बनेगा, सेंटर पर, स्क्रीन के सेंटर पर आपका उजाला ही आएगा, और इसके बाद अंधेरा, फिर उजाला, फिर अंधेरा, ऐसा ही पैटर्न तो बनता है। तो आपका S2a कितना आया है भैया, वैसे S2a आया है xn d/d बराबर 2n - 1 लैम्डा बाय 2। और यहां से अगर xn की वैल्यू निकालेंगे, जैसे यहां की बजाय हम इसको यहां पर निकाल लेते हैं, xn की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी d ऊपर और ये नीचे 2n - 1 d λ/2d। ये हो गई दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियां। और अगर आपको प्रथम दीप्त चाहिए, प्रथम अदीप्त फ्रिंज चाहिए, अदीप्त फ्रिंज चाहिए, तो प्रथम अदीप्त फ्रिंज के लिए n का मान कितना डालना पड़ेगा 1। तो उस केस में x1 कितना आएगा, n का मान 1 डालेंगे तो 2 एकम 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 1 का गुणा ऊपर कराएंगे तो ये d λ/2d आएगा। और द्वितीय अदीप्त फ्रिंज निकालना है तो उसके लिए n का मान आपको कितना डालना पड़ेगा 2 डालना पड़ेगा। और इस केस में जो n का मान अगर 2 डालेंगे तो n की जगह पर 2 रख दो, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3 d λ/2d। ये हो गए, ऐसे निकल के आएंगे। ठीक है, और वैसे इसका प्रतिरूप क्या होता है एक पढ़ेंगे, व्यतिकरण प्रतिरूप, बहुत पूछा जाता है 1 नंबर का। व्यतिकरण प्रतिरूप वो कैसा दिखेगा, ये आपका सेंटर है O, दीप्त, ठीक है, सेंटर पर। फिर क्या आएगा अदीप्त, बड़ा बना बना ऐसे बना। अच्छा, फिर उतना तीव्रता सेम रहती है, इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं केंद्रीय फ्रिंज। और केंद्रीय फ्रिंज कैसी होती है, दीप्त होती है, तीव्रता अधिकतम है, देखो। ठीक है, और फिर क्या आएगा, दोनों ओर केंद्रीय दीप्त के दोनों ओर क्या आएगा, ये निम्निष्ट कह रहे हैं अदीप्त आएगा। तो ये आपकी अदीप्त की स्थितियां, यहाँ तीव्रता 0 है ना, न्यूनतम है, तो न्यूनतम तीव्रता होगी तो अदीप्त, और अधिकतम तीव्रता पर होगी तो आपकी दीप्त होगी। ये दीप्त फ्रिंज है। ठीक, और केंद्रीय फ्रिंज कैसी होती है, केंद्रीय फ्रिंज कैसी होती है, केंद्रीय फ्रिंज आपकी हमेशा दीप्त होती है क्योंकि तीव्रता अधिकतम होती है सेंटर पर। और ये सभी क्या है आपके अदीप्त, ऐसा ही बना देना है। क्लियर है, तीव्रता की इस ऊर्जा की हानि होती है। ये हो गया आपका डेरिवेशन, बस इतना ही पूछा जाता है। इसकी शर्तें क्या है कि आपकी जो तरंगे हैं दोनों, जो यहाँ पर स्क्रीन पर मिल रही है,
उनके बीच समझिए उनकी आवृत्तियां सेम हो, और आवृत्तियां तभी सेम होगी जब ये एक ही बल्ब से उजाला निकल रहा होगा। अलग अलग बल्ब से निकालेंगे तो आवृत्ति अलग अलग हो जाएगी। एक ही बल्ब से लिया, आगे 2 होल्ड कर दिया है, बहुत छोटे छोटे एक ही तरह में निकल पाए। ठीक, बस इतना ही पूछा जाता है। बस मेन बात आपको इतना समझना है। और अगर आपको दीप्त फ्रिंज की स्थिति जाननी है तो पथांतर n लैम्डा के बराबर रखना पड़ेगा। अदीप्त की जाननी है तो 2n-1 लैम्डा/2 के बराबर रखना पड़ेगा। ठीक है भैया, बस इतना ही था। ये डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख करके जाइए। इसका न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका न्यूमेरिकल और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो हमने करवाया था एकल झिर्री प्रयोग, उसके न्यूमेरिकल दोनों एक साथ करवाए जाएंगे। तो यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करके जाइए।